हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। आज हम महाराष्ट्र में जो सेट साइकोलॉजी में एग्जाम हुआ था उसके 50 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में 50 करके हम इस पेपर को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हमने एमपी सेट का पेपर और केरला सेट का पेपर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके आप देख लें। आप आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायस ऑफ अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक। हमने पहले बताया है यूरिस्टिक क्या होता है। यूरिस्टिक होता है मेंटल, जो हम शॉर्टकट यूज कर लेते हैं वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग, उसको ही हम यूरिस्टिक कहते हैं। यूजुअली दो टाइप का होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक वो होता है जो भी हमारे पास इमीडिएट इंफॉर्मेशन आती है। इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मतलब हम जब भी याद करते हैं सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो आती है उसको ही हम सही मान लेते हैं। ठीक है, दैट इज अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक। तो इसका पूछ रहे हैं कि कौन सा बायस नहीं है, कौन सा एरर नहीं है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ सर्च सेट, ये तो है एरर। ईज ऑफ रिट्रीवेबिलिटी, यही तो अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक है। जितने इजीली कोई इन्फॉर्मेशन हमें याद आ गई तो ये भी इसका बायस है। इल्यूशनरी को रिलेशन, कुछ रिलेशन नहीं है ए और बी के बीच में पर हमने उसको बना दिया है कि भाई कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है, ये भी जो है वो बायस है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिसकंसेप्शन ऑफ रिग्रेशन। यहाँ पे रिग्रेशन की बात ही नहीं हो रही है ना। The next question is, which theory suggests that the color vision can be explained by the existence of three types of cones। हमें पता है कोन्स जो है वो कलर विजन का काम करती हैं। ठीक है, इसके साथ रॉड्स जो हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं ना, फोटो सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं, तो कोन्स जो है वो लाइट टू सेंसिटिव टू लाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स विच आर मैक्सिमली सेंसिटिव टू ब्लू, ग्रीन, रेड। ये ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी और ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी से एक ना एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। यहाँ पे कह रहा है कौन सी थ्योरी हमें कलर विजन एक्सप्लेन करती है और तीन टाइप की लाइट्स के लिए, तीन टाइप के कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो ये है ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग है। वन बिल्डिंग पार्टली ब्लॉकिंग अनदर, मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू दे रखे हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग जो है वो दूसरे को कवर कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है, हमें आगे वाली बिल्डिंग जो लगता है वो बड़ी दिखती है और जो कवर हो रही है बिल्डिंग वो हमको छोटी दिखती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको इंटरपोजिशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, रेल रोड ट्रैक्स कन्वर्जिंग इन द डिस्टेंस। देखो ऐसे ऐसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं पर अगर हम कई बार दूर से देखें तो हमको ऐसे ये कन्वर्ज होते हुए दिखते हैं, जबकि एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको लीनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। देन क्लोजर ऑब्जेक्ट्स अपियरिंग टू मूव फास्टर देन द ऑब्जेक्ट्स फार्दर अवे। जब आप ट्रेन में बैठे रहते हो, गाड़ी में बैठे रहते हो, तो जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं लगता है जल्दी जल्दी हमारे सामने से निकल जा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, इसको मोशन पैरालिक्स कह रहे हैं। देन लास्ट है, ऑब्जेक्ट्स फर्दर अवे लुकिंग स्मॉलर देन नियर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दूर हैं, ठीक है, वो हमको कैसे दिख रहे हैं, स्मॉल दिखते हैं, और जो पास है वो बड़े दिख रहे हैं। इसको हम कहते हैं रिलेटिव साइज। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 फर्स्ट ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुड बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश पर्सपेक्टिव कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द फिजिकल, कॉग्निटिव, पर्सनालिटी एंड सोशल वर्ल्ड। ये तो कॉन्टेक्चुअली हो गया। कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव ही ये बात करता है हमारे आसपास की, हमारे सराउंडिंग की। ह्यूमनिस्टिक है नहीं, बायोलॉजिकल भी नहीं होगा, इक्लेक्टिक भी नहीं होगा, है ना। देन क्वेश्चन 55th, द थ्री assumptions मेड बाय लाइफ स्पैन डेवलपमेंटलिस्ट इंक्लूड। ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, सही बात है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेबिलिटी इन एडिशन टू ग्रोथ एंड चेंज, हाँ ग्रोथ, चेंज, मेचुरेशन की बात करते हैं। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू आउट आर एंटायर लाइफ, ये सही बात ही तो है। पर बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। चाइल्डहुड डेवलपमेंटल चेंजेस आर दी ओनली चेंजेस वर्थ स्टार्टिंग, ऐसा तो नहीं है भाई। सम पीरियड्स ऑफ द लाइफ स्पैन आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, ऐसा भी नहीं है। डेवलपमेंट एक स्टैग्नेंट प्रोसेस है क्या, नहीं, ये तो हमेशा चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि कह रहा है कि डेवलपमेंट हमारी
पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 56 से 58 तीन क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चन डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है रिसर्चर इज डेवलपिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर मेजरिंग मैथमेटिकल एबिलिटी ऑफ नॉर्मल सैंपल। ठीक है, शी यूज्ड IRT। IRT क्या होता है? आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। फॉर द सेम रिस्पॉन्सेज आर स्कोर्ड एज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, द डेटा ऑफ 300 respondents was collected on 5 items. Okay, IRT model are 1 parameter B, 2 parameter B and A and 3 parameter B, A and C. The data is as follows। देखो, जो A कह रहा है ना, ये जो B कह रहा है सिर्फ एक पैरामीटर, ये होता है आइटम डिफिकल्टी। इसको B से ही रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली। A जो कह रहा है, जो दो पैरामीटर B और A, ये है आइटम डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और लास्ट जो C कह रहा है, ये है गेसिंग, आइटम गेसिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच सिंगल आइटम नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द टेस्ट टू मेक द टेस्ट सुटेबल फॉर एवरेज एबिलिटी इंडिविजुअल्स। इनके लिए टेस्ट अच्छा हो, सुटेबल हो, इसलिए कौन सा आइटम हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो कौन सा करना पड़ेगा? इन सब में अगर हम डिफिकल्टी के बेसिस पे देखें, सबसे हाई वैल्यू किसकी है? आइटम 5 की है, तो यही रिमूव हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पे आइटम 5, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइटम 4 इन द टेस्ट हैज। आइटम 4 की बात कर रहे हैं, चलो हम ही देख लेते हैं आइटम 4 क्या है। ठीक है, आइटम 4 क्या है टेस्ट में? ये है। ठीक है, इसका डिफिकल्टी वैल्यू तो काफ़ी कम है, तो लो डिफिकल्टी वैल्यू है, पी वैल्यू, है ना। एंड 2.5 आइटम डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा है। पांचों वैल्यू में अगर हम देखें तो हाई डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, एंड यहाँ पे गेसिंग वैल्यू भी सबसे कम है, इन दोनों की सबसे कम है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 4 का पूछ रहा है, तो गेस करने की वैल्यू भी जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो आइटम डिफिकल्टी वैल्यू लो हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हाई हो गया, और गेसिंग वैल्यू जो है वो लो हो गई। किस में दिया है? लो डिफिकल्टी एंड लो गेसिंग आया था ना हमारा, लो डिफिकल्टी, लो गेसिंग एंड हाई डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। देन 58 इज विच ऑफ द आइटम इज इजी टू गेस। इजी टू गेस, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होगी, वो सबसे इजी होगा ना गेस करना। तो यही तो है, सबसे ज़्यादा वैल्यू आइटम 3 की है, तो दिस आइटम वुड बी इजी टू गेस। कौन सा आइटम? आइटम 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये तीनों क्वेश्चन हो गए, है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजनिंग। Significance of F statistics is not necessary for multiple comparison procedure। MCP अनोवा के बाद यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? हम देखने के लिए, स्पेसिफिक मीन में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू देखने के लिए। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि इट इज नॉट नेसेसरी, इसका सिग्निफिकेंट होना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, सेकेंड है रीजन, मोस्ट recent researches show that no comparisons are significant even if the F is significant, and F and multiple comparison procedure have different probabilities for rejecting null। ये बात भी सही है। ठीक है, तो दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। फिर से अब आ गया मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हम देख लेते हैं पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी की ही बात होती है। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट और इंटरेक्शन की बात करते ही हैं। क्रिटिकल में हम क्या बात करते हैं? पावर, इनइक्वालिटी, ये सारी जो क्रिटिकल पैराडिम है इसमें बात होती है। पोस्ट मॉडर्निज्म में इनहेरेंट प्रॉब्लम्स जो भी हमारी हैं उसकी बात होती है ना। तो 1 4 3 2 एक में ही है। ठीक है, बट जस्ट इन केस हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखा देते हैं कि अगर आपको नहीं पता है आंसर इसका, तभी भी आप कैसे कर सकते हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरेक्शन तो हमको पता ही है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में ही बात होगी, ये तो एकदम कंफर्म है ना। तो Q का क्या हो जाएगा? 4। Q का 4 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 61। ट्रोलिंग इज अ फॉर्म ऑफ, ट्रोलिंग क्या है? बुलिंग ही तो है, हैक तो होता नहीं है ट्रोलिंग में।
फ्रेंडिंग भी नहीं है, फ्रेंडिंग तो कोई वर्ड भी नहीं होता है, एप्रिसिएशन नहीं। ट्रोलिंग का मतलब बुलिंग ही होती है। ऑनलाइन आजकल ट्रोल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, किसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के ऊपर भी मीम्स बना रहे हैं, है ना, दैट इज ओनली बुलिंग। Then the next is the term illness iceberg refers to illness iceberg का मतलब ही ये होता है कि जब हम majority of symptoms जो हमारे illness symptoms होते हैं हम उसको ignore कर देते हैं, that is only illness iceberg. Then for a completely randomized design with IV at 3 levels if we carry out two tests, देखो if we carry out t test कब होता है जब दो हो सैंपल, अगर दो या उससे ज़्यादा हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, अनोवा। तब तो ये गड़बड़ है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हमने जस्ट इन केस कर दिया तो टाइप 1 एरर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को एनीवेज जो है रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेथड ही सही अप्लाई नहीं हुई है, इसलिए इसका हम रिजेक्शन कर देंगे। Then what is incorrect about Ekman and Friensman work on facial expression? देखो महाराष्ट्र सेट का पेपर इसलिए डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रिसर्चेज हुई हैं, जो थ्योरीज हैं, उससे ज़्यादा रिसर्चेज से क्वेश्चन पूछ लेता है, और इतने डीप में हम बहुत बार पढ़ के नहीं जाते हैं, है ना, तो ये दिक्कत है। और एलिमिनेशन मेथड से हमारा काम कई बार चल सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा अबाउट एकमैन एंड फ्रींसमैन। तो प्राइमरी एक्सप्रेशंस इंक्लूड सरप्राइज, एंगर, सैडनेस और डिस्गस्ट, ये बात तो सही है। प्राइमरी इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं, ये भी सही कह रहा है। इन्होंने मेथड आर्टिफैक्ट यूज किया, ये भी सही है। इन्होंने आर्ग्यू किया है फॉर मैक्सिमम यूनिवर्सलिटी, नहीं, ये गलत है। इन्होंने क्या बोला है कि जो हम मेथड या टेक्निक यूज करते हैं स्टडी के लिए, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, बायस करते हैं, जिसकी वजह से एरर जो है वो हमारी रिसर्च में हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सेल्फ रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वर, इनके बीच में अच्छा खासा कोरिलेशन है। ऑन पर्सनालिटी क्वेश्चन, ये क्या हमको बताएगा, ये हमको सेल्फ रिपोर्ट मेजर की वैलिडिटी बताता है। ठीक है, अगर हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है दैट वुड टेल अस द वैलिडिटी ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर। Then the next question is, while verifying the hypothesis in research, type 1 error occurs when? type 1 error कब होता है, जब हम रिजेक्शन हो जाता है किसका, नल हाइपोथेसिस का, है ना, कब हो जाता है, जब वो सही हो उसके बाद भी हम उसको रिजेक्ट कर दे, दैट इज ओनली टाइप 1 एरर। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू नल हाइपोथेसिस जब हम रिजेक्ट, ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ये नहीं होगा, ये होगा जब हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इन द पॉस्को एक्ट, पॉस्को इज एन एक्रोनिम फॉर, पॉस्को का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। नेक्स्ट, while studying the relationship between gender and extroversion, researcher used a point biserial correlation। देखो ये जो हमेशा याद रखने वाली चीज है, कि पॉइंट बाइसीरियल कब हम यूज करते हैं, जब एक वेरिएबल जो हो वो कंटिन्यूस मेजरमेंट हो, ठीक है, कंटिन्यूस मेजरमेंट हो, और दूसरा जो हो वो नेचुरली डाइकोटोमस हो, ठीक है, नेचुरली डाइकोटोमस हो, ये हमेशा याद रखना है, इससे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। पॉइंट बाइसीरियल के अलावा हमको टेट्राकोरिक या बाइसीरियल, ठीक है, और फी कोफिशिएंट, इनके बारे में भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। देन इसका रीजन दे रहा है तो सही हो गया ना, रीजन दे रहा है पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन कैन बी यूज्ड व्हेन वन ऑफ द वेरिएबल, वही लिखा है देखिए, एक जब वेरिएबल नेचुरली डाइकोटोमस हो तो यहाँ पे क्या है, जेंडर नेचुरली डाइकोटोमस है, और एक्सट्रोवर्जन क्या है, अदर इज कंटिन्यूसली मेजरेबल, तो यहाँ पे एक्सट्रोवर्जन है, तो दोनों सही है और इसका करेक्ट आंसर है। देन व्हाट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो कुछ लेयर से प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, दोज आर ओनली मेनिंजेस। सबसे बाहर वाली को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, सबसे अंदर वाली को हम पाया मैटर कहते हैं, पिया मैटर, एंड जो मिडिल होती है उसको हम कहते हैं आर्कॉइड लेयर। तो यहाँ पे इनरमोस्ट पूछा है तो पिया मैटर हो जाएगी। Question number 70 is understanding a metaphor on an analogy involve which of the following cognitive functions। Analogy का मतलब होता है दो स्टेटमेंट होते हैं, उसमें हम कुछ कॉमन चीज़ या सिमिलैरिटी निकालें, जैसे हम कह देते हैं लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो हमने इसको कंपेयर कर दिया लाइफ को किससे, बॉक्स ऑफ चॉकलेट से, ये एनालॉजी हो गई। तो एनालॉजी में हम कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन यूज़ करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं।
एपिसोडिक मेमोरी तो होगा नहीं, इसमें हम कोई समरी तो याद नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ इवेंट के बारे में डिसीजन मेकिंग भी नहीं होगा, हम जूते की लेस बांधना भी नहीं सीख रहे हैं इसमें। हम तो क्या कर रहे हैं, एनालॉजी, कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। This question is according to analytical therapy which four stages sequences correct example। ये ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम एनालिटिकल थेरेपी में क्या करते हैं, कन्फेशन करते हैं, फिर एल्यूसिडेशन होता है। एल्यूसिडेशन का मतलब आप कुछ चीज़ एक्सप्लेन करते हो या कुछ चीज़ की क्लैरिटी देते हो, ठीक है। देन एजुकेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सही सीक्वेंस हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस में क्या आता है, नेगेटिव फीलिंग तो होती है, हम भेदभाव करते हैं, हम स्टीरियोटाइपिंग भी करते हैं, कैथारसिस नहीं होता है। कैथारसिस तो अग्रेशन में होता है ना, ठीक है, कैथारसिस अग्रेशन एंगर में होता है। देन द वैलिडिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट रिफ्लेक्ट्स दैट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या बताता है, ऑन रिपीटेड यूज इट यील्ड सिमिलर रिजल्ट, नहीं, ये तो क्या होती है, रिलायबिलिटी। हम बार बार टेस्ट करेंगे, सिमिलर रिजल्ट आएगा तो रिलायबिलिटी हो गया। मल्टीपल वर्जन ऑफ द टेस्ट यील्ड सिमिलर रिजल्ट, नहीं, ये ऑल्टरनेट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये भी रिलायबिलिटी है। द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पस टू मेजर, दिस इज ओनली वैलिडिटी, डेफिनेशन है वैलिडिटी की। Then social psychologists interested in the study of altruism has been specially concerned with the relationship to altruism, जो होता है वो empathy, empathy से काफ़ी हाई, प्रो सोशल बिहेवियर, altruism और empathy, इनका काफ़ी हद तक रिलेशन है, क्योंकि empathy is जब हम खुद को दूसरों के सिचुएशन में रख के देखते हैं, तो altruism भी तो होता है, हम इमीडिएट बेनिफिट अपना देखते ही नहीं है ना, तो empathy सही आंसर हो जाएगा। Then question number 75, transformational grammar theory of language by Chomsky argues for। चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया था, है ना, इन्होंने बोला था कि इनेट सिस्टम होता है हमारे अंदर, यूनिवर्सल ग्रामर होती है। इसके अलावा इन्होंने सरफेस और डीप स्ट्रक्चर की बात की है। तो सरफेस का मतलब जब हम आउटर लेयर, मतलब बाहरी तौर पर किसी ग्रामर, किसी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज सरफेस। एंड डीप स्ट्रक्चर का मतलब इसका जो कोर मीनिंग है उसमें हम एम्फेसिस कर रहे हैं, ठीक है। देन ऑन द वायस वेशलर का स्केल में, द एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट सोशल कन्वेंशन, रूल्स एंड एक्सप्रेशंस इज असेस्ड थ्रू विच टेस्ट। ये कॉम्प्रिहेंशन में ही तो होता है, पिक्चर कंप्लीशन, सिमिलैरिटी, इंफॉर्मेशन नहीं, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, इसमें किससे डील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सोशल कन्वेंशन, रूल से, एक्सप्रेशन से, कॉम्प्रिहेंशन में ही करेंगे ये। Then, an instrument in which the individual score is compared with score of other individual, दूसरे लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको नॉर्म रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। इप्सेटिव क्या होता है कि हमने अपना प्रायर परफॉर्मेंस जो है वो अपना रीसेंट से कंपेयर किया, ठीक है, पास्ट जो है वो प्रेजेंट से कंपेयर किया, दैट इज इप्सेटिव। एंड क्राइटेरियन क्या होता है यहाँ पे, प्री डिटरमाइन या फिक्स सेट ऑफ रूल्स होता है कि इतना तो आपको लेके आना, जैसे कट ऑफ नहीं हो जाता कि कट ऑफ इतना है, फिक्स है ये, इतना लेके आना, अगर आप 40% नहीं लेके आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस। देन ऐसे क्वेश्चन फिर से हमारे पेपर को डिफिकल्ट और डिफरेंट बना देते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा है तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप गेसिंग कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल नहीं है ये। Which is correct if the following are arranged in order of strata 1, 2 and 3 theory of intelligence। तो सबसे पहले गिलफोर्ड की 150 मेंटल एबिलिटीज आएगी, फिर थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी आएगी और लास्ट में स्पियरमैन की 9 फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट इम्यूटेबल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि जेंडर अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन शेप बाय कल्चर, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म की डेफिनेशन है ना, कि ये जो रूल्स रेगुलेशन है, जेंडर है, ये सब हमने किसमें, हमारे कल्चर में, हमने सोशल नॉर्म्स बनाने के लिए, हमारे कल्चर को अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए बना दिए हैं, ठीक है। और ये एक हद तक सब्जेक्टिव है, इनको हम चेंज कर सकते हैं, हर एक सोसाइटी के अपने होते हैं। देन who use level of processing procedure to investigate the effect of intentionality and awareness, ये है रिचर्डसन, क्लेवेन एंड गार्डिनर। इन्होंने मेमोरी के ऊपर, मेमोरी और अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे हैं, ठीक है। इनकी स्टडीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेमोरी, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इन सब के ऊपर इनकी स्टडी है, चाहे तो आप रिसर्च इनकी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन
नेक्स्ट इज विच एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज पैराडाइम रेफर्स टू द नेचर ऑफ रियलिटी। ये क्वेश्चन हर जगह आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन्टोलॉजी से आजकल रिसेंट टाइम पे 1-2 साल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर है इन 2x2 कम्प्लीटली रैंडमाइज फैक्टोरियल डिजाइन। रैंडमाइज फैक्टोरियल डिजाइन की बात कर रहे हैं। हाउ डिटरमाइन इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरैक्शन क्या होता है, क्रॉस ही तो होता है, एक वेरिएबल का के अलग अलग लेवल्स का मतलब क्रॉस होता है इससे दूसरे वेरिएबल के अलग अलग लेवल से, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल विथ सेकेंड वेरिएबल। देन इंटरैक्शन डीएफ फॉर 2x3 कम्प्लीटली रैंडमाइज फैक्टोरियल डिजाइन। ये तो फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है k1 - 1 इंटू k2 - 1। इंडिपेंडेंट वन वेरिएबल कितने लेवल पे है, 2 लेवल पे है, तो 2 - 1। सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल कितने लेवल पे है, 3 लेवल पे, तो 3 - 1। तो क्या हो गया, 1 × 2। क्या आंसर हो जाएगा, 2। आंसर वुड बी 2 ओनली। ओके। Then which of the following theories is not considered a part of stimulus response theory of learning? स्किनर की थ्योरी तो है, पावलोव की भी है, थॉर्नडाइक की भी है, टॉलमैन की नहीं, ठीक है। Then which of the following are defining aspects of flow? फ्लो की थ्योरी किसने दी थी, मेहाली ने दी थी। मेहाली ने बताया था एक स्टेट है, इट इज अ स्टेट ऑफ फ्लो, रेयर है, ये सही बात है। अकर्स अंडर एनी कंडीशन, नहीं, रेयर कंडीशन में तो एनी कंडीशन कैसे हो जाएगा। अकर्स व्हेन स्केल एंड चैलेंज आर इनबैलेंस्ड, ये भी गड़बड़ है। ऑप्शन बी वुड बी अ राइट आंसर, जिसमें ओनली 1 और 2 दिया हुआ है। Then MacLean's influential limbic system theory of emotion is based on Pepe's theory of emotion। पेपेस की इन्होंने न्यूरल सर्किट जो है, जो हमारा न्यूरल कनेक्शन है या न्यूरल सर्किट है, वो हमारे इमोशनल रेगुलेशन में कैसे हेल्प करता है उसकी बात की है, ठीक है। किसने, पेपेस ने। Then the concept of consensus, consistency and distinctiveness, ये पढ़ ही लेना, क्योंकि ये हर पेपर में कुछ कुछ में तो 2-2 बार पूछा गया है। केली की एट्रीब्यूशन थ्योरी है ना, केली की एट्रीब्यूशन थ्योरी, उसमें इसमें इंटरनल एट्रीब्यूशन होता है और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी का पार्ट है ये। देन बॉटम अप प्रोसेसिंग इज टू डैश स्टिमुलाई एज टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज टू डैश स्टिमुलाई। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रोसेसिंग 2 तरीके की होती है। एक होती है बॉटम अप, बॉटम अप में हम डायरेक्ट स्टिमुलस जो है उसको परसीव करते हैं, ठीक है। और एक होती है टॉप डाउन। टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंसेस या जो भी हमारे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे हम परसेप्शन जो है हमारा वैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग इज टू डैश स्टिमुलाई, तो हम अनफैमिलियर में करेंगे ना। जो अनफैमिलियर है, फेमिलियर मतलब जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसमें हम बॉटम अप करेंगे, डायरेक्ट स्टिमुलस को परसीव करेंगे। जिसकी हमें खबर है, जो हमारे से फेमिलियर है, उसमें हम क्या करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन द प्रोसेस दैट लीड्स टू द अवेकनिंग ऑफ इनर बीइंग, हमारा अंदर अंतरात्मा जिससे खुल जाए, सो क्या कहते हैं, साधना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रुशाल वॉलिस टेस्ट। क्रुशाल वॉलिस जो है हमको पता करके रखना है कि नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है किसका, वन वे अनोवा का। वन वे अनोवा पैरामेट्रिक टेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक है, ये लिखा ही हुआ है, इट इज अ पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव टू वन वे अनोवा। इसके अलावा मैन विटनी या विल्कॉक्सन, ये सब भी किसके कैसे ऑल्टरनेटिव हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चन 91, लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हम आज के लिए। assertion reason, it is appropriate to use means and analysis for target of completing the academic syllabus in 4 month। हाँ, हम अगर अपने सिलेबस को डिवाइड कर लें चैप्टर 1, 2, 3, 4 में, तो वही मीन एंड एनालिसिस हो जाएगा। because it requires one to identify the end and divide the syllabus into attainable chunks to reach the end। दोनों सही बात है। The option A is our right answer। Then गीता अपहोल्ड्स द नेसेसिटी ऑफ, किसकी बात करिए गीता में, भगवत गीता में, हमारे कर्म की, हमारे एक्शंस की, ओके। एंड फल का तो क्या है, रिवॉर्ड का तो क्या है, किसकी चिंता मत करो भाई, आप काम करते जाओ, कर्म करते जाओ, अभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते जाओ। सिलेक्शन ना होना ना होना बात की बात है। अगर आप अपना यहाँ पे एक्शन जो है वो पूरा फुल पोटेंशियल से करोगे तो उसका फ्रूट भी बेनिफिशियल ही होगा, जो भी मिलेगा, ठीक है।
देन फिर से डिफिकल्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट यूथ्स अप्रोच टू ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है। देन क्लॉनिंगर्स tri-dimensional model of personality provide novelty seeking as biologically based dimension। सही बात है। ठीक है, इनके थ्योरी में इन्होंने इसकी बात की है, इन्होंने एक नोवेल्टी सीकिंग की बात की है, इसके अलावा रिवॉर्ड डिपेंडेंस की बात की है और हार्म अवॉइडेंस की बात की है। ठीक है, इनकी ट्राई डायमेंशनल थ्योरी में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट में लिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन ड्राइव्स टू सीक एक्सपीरियंस टू इंक्रीज सेरोटोनिन एंड नोवेलिटी एंड थ्रिल मेकिंग अफोर्ड। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंसेशन सीकिंग स्केल। किसने दिया था? जुकरमैन ने दिया था सेंसेशन सीकिंग स्केल। इसमें 4 डायमेंशन थे। ठीक है, इसमें कितने डायमेंशन थे? 4 डायमेंशन थे जुकरमैन। ठीक है, उसमें से एक है थ्रिल एंड एडवेंचर सीकिंग, टीएस कहा गया। एक्सपीरियंस सीकिंग सही है। ठीक है, बोर्डम सस्पेक्टेबिलिटी भी है। इसमें नॉवेलिटी सीकिंग नहीं है, नॉवेलिटी सीकिंग नहीं है। इसका फोर्थ है डिसइनहिबिशन, डिसइनहिबिशन। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 तो है, 1 2 एंड 3 ऑप्शन सी में है। देन क्वेश्चन 96 इज विच ऑफ द 5 फैक्टर मॉडल डोमेन इज फर्दर सेपरेटेड बाय हेक्सागो। देखो हेक्सागो जो है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एच स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी ह्यूमिलिटी। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर इमोशनैलिटी एंड बाकी तो वही एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब यहाँ ओशियन से इसको काफ़ी रिलेट किया जाता है, पर डिफरेंस ये इसमें न्यूट्रिशन स्केल जो है वो इसमें नहीं है, इसकी जगह इमोशनैलिटी है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द 5 फैक्टर मॉडल डोमेन इज फर्दर सेपरेटेड, तो किस में सेपरेट, कौन सा सेपरेट किया गया? अग्रीएबलनेस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से क्या है? मैच द फॉलोइंग है, बहुत इजी है। एरिक एरिक्सन की हमको पता है कौन सी स्टेजेस है, साइको सोशल स्टेजेस है। 8 साइको सोशल स्टेजेस दिए ना इन्होंने। और ठीक है, और वर्च्यू की बात की है, होप वेल जो सारी हैं। उसके बाद क्या है? सोशियो कॉग्निटिव। सोशियो कॉग्निटिव किसने दी है? ये एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दी है ना। सोशियो कल्चरल वाइगॉत्स्की ने, 2 हो गया। बायो इकोलॉजिकल तुमको पता है रॉन फ्रेनर ने ही दी है, माइक्रो मीजो जो इनकी बात करी है ना। तो 2 4 3 1 किस में है? 2 4 3 1, 2 4 3 1 फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया। In question 98, which of the following are true about quasi-experimental design? It allows stringent control on extraneous variables। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे पास हम कंट्रोल कर रहे होते वेरिएबल्स को, तो ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही हो जाता है, क्वाज़ाई थोड़ी होता, तो गलत है। रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू डिफरेंट ग्रुप इज इजीली डन। नहीं, रैंडम असाइनमेंट अगर हो जाता तो भी एक्सपेरिमेंटल बन जाता। ये क्वाज़ाई इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे नॉन रैंडम असाइनमेंट है, तो दोनों जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देन टू कॉम्बैट बुलिंग एंड पीयर प्रेशर द फॉलोइंग ट्रेनिंग इज मोस्ट बेनिफिशियल। कौन सी बात करके आप बुलिंग को रोक सकते हो क्या? नहीं, ढीठ होते हैं जो लोग बुली करते हैं वो। ठीक है, तो असर्टिवनेस जो है दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल ट्रेनिंग टू कॉम्बैट बुलिंग। Then the last question for today is the theory of response inhibition is related with, किससे related है? extinction से। response inhibition, ठीक है, आपने कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो रोकना है, स्टॉप करना है, तो वो कैसे होगा? एक्सटेंशन से ही होगा। लर्नड हेल्पलेसनेस जो है, लर्नड हेल्पलेसनेस जो है वो मार्टिन सेलिंगमैन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेटेंट लर्निंग तो टोलमैन की है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या हो जा रहा है? आपका जो रिस्पॉन्स है जो रुक गया है, इनहिबिट आपको लग रहा है हो गया है, वो वापस स्टिमुलस के दिखाने पे रिकवर हो जाता है। ठीक है, वापस से रिकवर हो जाता है, उसको हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन ही सही आंसर होगा। इसी के साथ हमने महाराष्ट्र सेट का 2024 का पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। एमपी सेट का हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, केरला सेट का भी हो गया है। ठीक है, तो ऑल टोटल हम 300 करीब क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं, मतलब हमारे 300 टॉपिक्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। आगे हम यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इसलिए इस चैनल को पे बने रहें। और चैनल अभी न्यू है तो हर एक वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे में हम भी मोटिवेट होते रहते हैं और वीडियोस डालने के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में यूजीसी नेट का पेपर करेंगे और चैनल को प्लीज़ ध्यान से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल का नाम है साइक 26।